नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राजनीति के गजब गजब निराले हैं। योगी आदित्यनाथ जी पहुंच गए बिहार में भी बुर्का और मुसलमान करने। उनको पता है कि इसी में उनकी मास्टरी है, और अगर मास्टरी ना होती तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह उन्हें कब का हटा चुके होते। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा जितना उठेगा, योगी जी की ब्रांडिंग उतनी मजबूत होगी। लेकिन गडकरी, क्या वो संघ के इशारे पे रायता बिखेर रहे हैं? कह दिया नीतीश तय नहीं है अभी, जीत जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक बैठक होगी, सहयोगी दल के संग तब बात करेंगे। ये बयान बड़ा मायने रखता है। नीतीश के खेमे में मायूसी छा गई है। तो क्या नीतीश और लालू की दोस्ती कराने के लिए बयान दिया गया है गडकरी ने? राजनीति के कई सारे पेच हैं, इन पेचों की गुत्थी सुलझाएंगे केपी मलिक साहब के साथ। चलते हैं उनके पास। आप 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनिए बात। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। आप जी शुरू से धन्यवाद संजय जी। शुरू से आप जो जो कह रहे थे, काफी काफी चीजें सही हो रही हैं। अभी मैं गुजरात पे आऊंगा। गुजरात में आपने पहली भविष्यवाणी करी थी, मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है, और सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए गुजरात में। आपने कहा था कि गडकरी जो हैं वो एक लंबी चाल चलने के मूड में हैं, और संघ बिहार में न्यूट्रल रहना चाहता है, कि देखना चाहता है कि साहिब की हालत क्या होगी। और गडकरी जी ने बयान दे ही दिया कि भैया बिहार में अभी तय नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा। जब सरकार बनेगी तो संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा और बाकी सहयोगी दल बैठ के तय करेंगे। मेरा सवाल ये कि पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, गडकरी जी ने ये कह के बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी। यानी कि जेडीयू मान ले कि नीतीश कुमार के नाम पे फिलहाल सहमति नहीं है, और एक कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, रायता बिखेर दूंगा। तो गडकरी जी ने आज रायता बिखेर दिया पूरी एनडीए का, ये कहकर कि भैया तय नहीं है अभी मामला, बाद में हम तय करेंगे। अब मेरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बयान अचानक दिया गया? ये बयान प्लानिंग के तहत दिया गया? इस बयान के राजनीतिक अर्थ क्या हैं, और इस बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते कैसे रह जाएंगे? देखिए संजय जी, आपको बहुत सारी उठापटक आज भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है, एनडीए में दिखाई दे रही है, जेडीयू में दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमें भारतीय जनता पार्टी की ही बात करनी है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी और गुजराती गैंग, गुजराती लॉबी घिरी हुई है। इससे तो आप जो है इत्तेफाक रखते ही होंगे। इसी में जब आप घिरे हुए हैं तो एक ब्रह्मास्त्र चल दिया है गडकरी जी ने, क्योंकि गडकरी जी तो खुद ही जले भुने बैठे हैं। गडकरी जी के ऊपर भी तो इन्होंने कई ब्रह्मास्त्र छोड़े हुए हैं ना। तो गडकरी जी को एक मौका मिल गया है कि जब आपका घाव हो उस पर थोड़ा नमक छिड़का जाए। आज इनके गले की हड्डी बन गया है बिहार, और जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में बिहार में उठापटक हुई है और नीतीश कुमार ने जो है पेच टाइट इनके करे हैं, तो मैं तो एक हिसाब से लेता हूं कि गडकरी जी ने अपनी चाल भी चल दी है और इनके मजे भी ले लिए। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री को चुनने के लिए तो संसदीय दल की मीटिंग हुई नहीं, और जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए संसदीय दल की मीटिंग होगी। तो भाई आपने तो एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग बुलाई थी, भाजपा के संसदीय दल की मीटिंग तो आज तक नहीं हुई। और आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बन चुकी है बिहार में, इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाद में तय होगा। तो गडकरी जी कहीं ना कहीं मजे ले रहे हैं इनके। जिस प्रकार से अमित शाह की चाणक्यगिरी बिहार में निकल गई है, मोदी जी कंट्रोल चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। आप संजय जी एक बात तो समझ लीजिए, नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे मरते दम तक भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनने देंगे। अगर उनको इसके लिए कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो वो दे देंगे। और मैं आज आपके चैनल पे घोषणा कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अगर नीतीश कुमार को लग गया कि हमारे हाथ से चीजें जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्र इस तरह का कर रही है, वो सीधा जाके समर्थन दे देंगे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव को बना देंगे। क्योंकि आप कहीं माने ना माने, वहां पे राजनीति जो चल रही है पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, वहां पे लालू और नीतीश की राजनीति चल रही है। नीतीश की और लालू की जो केमिस्ट्री है, एक सियासी केमिस्ट्री है, उसको हर एक आदमी नहीं समझ सकता। ये जितने भी लोग हैं नीतीश और लालू को छोड़ के बिहार में, वो सब नए प्यादे हैं। देखा ना क्या हाल कर दिया, पीके का सीके बना दिया, बड़ा उछल रहे थे।
तो बिहार की राजनीति को समझना, बिहार में राजनीति करना हर एक नेता के बस की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी वहां इसीलिए सफल नहीं हो पा रही है। तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद करके सब चीजें करके किसी न किसी तरह से कंट्रोल कर लिया है, और बिहार को भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई है। संजय झा भी फेल हो गए, लल्लन सिंह भी फेल हो गए, संग्राम सिंह की भी हवा निकल गई है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जिस प्रकार से इन्होंने बीमार घोषित करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो तो संन्यास के उसमें चले गए हैं। पहले से वो लगातार कोशिश जेडीयू कर रहा है कि भाई नीतीश कुमार की घोषणा कीजिए, आप सीएम की नहीं कर रहे हैं। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पूरी कोशिश थी कि बिहार को महाराष्ट्र के पैटर्न पे चलाया जाए चुनाव से पहले, और बिहार को महाराष्ट्र बना दिया जाए, मोटे शब्दों में ये कहें। लेकिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र है और बिहार बिहार है। बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाकर राजनीति कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन कोई मराठी बिहार में आके मंत्री नहीं बन रहा है। ये आपको देखना होगा। तो इसलिए बिहार की राजनीति को समझना कम से कम मुझे लगता है गुजरातियों के बस की बात नहीं है, उसको कोई बिहारी ठेल सकता है। और लालू यादव ने, नीतीश जी ने इनको ठेल दिया है, वहां की लोकल भाषा में ठेल दिया है, पेल दिया है। जी, ये ठेल दिया और फेल दिया, ये आपने शुद्ध बिहारी वाली भाषा में जवाब दे दिया। मेरा सवाल ये है कि गडकरी के पीछे, इस बयान के पीछे क्या संघ की भी भूमिका होगी? मेरे वो जो टीम गई हुई है यहाँ से, क्षितिज गए हुए हैं, वहाँ अभिषेक हैं, इनका मानना है कि संघ के वर्कर बहुत एक्टिव नहीं है। तो एक लंबी रणनीति ये हो सकती है कि अगर बिहार चुनाव हारते हैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत मुश्किल होगा अपना सिंहासन बचा पाना, क्योंकि नीतीश के सांसद जो है हर हालत में तेजस्वी की तरफ जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू किस हद तक बार्गेनिंग करेंगे? जाहिर है कि कुर्सी डगमगाएगी, या बच भी गई तो बहुत कमजोर स्थिति में होगी। संघ की भूमिका क्या है? संघ के कार्यकर्ता उतनी गर्मजोशी के संग बिहार में क्यों नहीं जुट रहे हैं? क्या संघ अब मोदी जी से दो दो हाथ करना चाहता है? ये जो मोहन भागवत को शिंदे बनाने वाली बात थी, क्या वो समझ में आ गई है मोहन भागवत को कि अब हमें भी ठिकाने लगाया नहीं कि प्लानिंग कर रखी थी? और क्या वाकई में ये थी बात की अगर सीटें 350 हो जाती तो मोहन भागवत भी शिंदे बन जाते? संजय जी, 350 नहीं, अगर 300 भी हो जाती, 280 भी हो जाती, तो शिंदे नहीं, उनको उद्धव ठाकरे बनाते मोहन भागवत जी को। शिंदे तो उनको बनाते जो अपने सह संसद चालक है हौस बोले जी, वो होते शिंदे। तो ये जो षड्यंत्र इतना बड़ा था, उसकी जो पोल पट्टी खुली है, कहीं ना कहीं उसी से सत्ते में संघ आया है। और जिस प्रकार से इनकी रणनीति थी, जिस प्रकार से जिस योजना के तहत बयान दिया था नड्डा ने कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं संघ इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और बहुत ज्यादा नाराज है इस चीज को लेके। आप इतना बड़ा षड्यंत्र संघ के खिलाफ कर रहे हैं, तो संघ उसको सोचते हुए इस रणनीति पे पहुंचा है कि हर जगह जीतना ही जरूरी नहीं है, कई बार कई जगह आपको युद्ध में हारना भी आपकी जीत होती है। तो यहाँ संघ की रणनीति ये है कि हमें बिहार में जीतना नहीं है, बिहार में हारना है। और आप अगर देखेंगे, जो मेरा अनुभव है या मेरा तजुर्बा है, मैं अगर बारीकी से पिछले 20 साल से या 15 साल से कहें अमित शाह को फॉलो कर रहा हूं, तो जिस प्रकार से अमित शाह को रणनीति करनी चाहिए, वो उस तरीके से रणनीति बिहार में नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी माने। नहीं तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अमित शाह निपटा सकते थे, उनका समाधान कर सकते थे। लेकिन क्या अमित शाह उन चीजों का समाधान करना नहीं चाहते? क्या अमित शाह भी होने देना चाहते हैं? क्या अमित शाह में और संघ में कोई डील हो गई है? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं संकेत देते हैं बिहार में कि इतनी उलझन क्यों है एनडीए में। एनडीए में ऐसी कौन सी चीज है? आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का या चेहरा बना के घोषणा कर दीजिए, चुनाव लड़िए, और उसके बाद में अगर नीतीश कुमार की सीटें कम आती हैं और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा आ जाती हैं, तो आप कह सकते हैं हमारी सीटें ज्यादा हैं, तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई तो आप बाद में भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई आप पहले ही लड़के जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं,
या आप क्या करना चाहते हैं? तो ये रणनीति जताती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, संघ, सब मिलकर ये चाहते हैं कि एक झटका जो है बिहार में दिया जाए, और वो झटका सिर्फ बिहार में दिया जा सकता है, दूसरे राज्यों में झटका देना शायद मुश्किल होगा। उसके लिए सबसे मुफीद राज्य बिहार है, इसीलिए इस तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कम से कम। जी। ठीक कह रहे मलिक साहब की इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है बिहार में। और दूसरा, अलग अलग कहानियां, अलग अलग रणनीति भी चल रही हैं, अलग अलग बातें भी चल रही हैं बिहार में। बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता कह रहे हैं कि टिकट 6-6 करोड़ में बिका। ये सब चीजें भी भाजपा में होने लगी हैं। हमने उत्तर प्रदेश में भी ये बातें सुनी थी, बाकी राज्यों में भी सुनी थी। अब कुछ संगठन मंत्री हैं वो जमीन के धंधों में भी लग गए। अब जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बड़ा विवादित भू माफिया है, उसका बीजेपी के एक संगठन मंत्री के संग बड़ा बड़ा दावा, उसके इनकम टैक्स की रेट भी पड़ी, 500 करोड़ की संपत्ति है। जब तो साय साहब बड़ा असहाय कर गए लोगों को, तब भी बीजेपी के एक संगठन मंत्री का नाम आया। तो क्या कारण है कि अब भाजपा के संघ जो जुड़ता था, संघ के जो प्रचारक जुड़ते थे, उनका दिशा निर्देश बदल गया है, या फिर बीजेपी के अंदर ही बीमारी पैदा हो गई है? 6-6 करोड़ में टिकट बिकने के आरोप, वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पूर्व विधायक रो रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था किसी जमाने में, अब कहां चला गया वो डिफरेंस? देखिए, पार्टी की नैतिकता हो, पार्टी का सिद्धांत हो, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। पार्टी तो एक नए कीर्तिमान घड़ रही है। जिन संगठन मंत्री की आप बात कर रहे हैं, वो तो आज गुजरात भी पहुंचे हैं। आपको पता है कल मंत्रिमंडल का विस्तार है, और हो सकता है कि रात को वो जो है आज गुजरात के सीएम का इस्तीफा ले लें। वो तो संगठन मंत्री है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी पार्टी में शुरू हो गई हैं। आप जिस प्रकार से हरियाणा में देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चीजें कर रही है, क्या नया व्यापम हरियाणा में शुरू हो रहा है क्या? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई हैं, और रायता भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा बिखर गया है कि अब उसको समेटना इनके लिए मुश्किल हो गया है। जो रायता इन्होंने बिखेरा, चाहे आप उसमें राजस्थान ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, तो रायता इतना ज्यादा बिखर चुका है जो समेटना मुश्किल होता जा रहा है। आप बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है, वहीं इतना रायता बिखर गया कि भारतीय जनता पार्टी समेट ही नहीं पा रही है। वहां महासंग्राम चल रहा है संग्राम जी का। तो इसलिए इस तरह की चीजें पार्टी में है। और संघ का मैंने आपको पहले ही कहा है कि संघ की रणनीति ये है कि थोड़ा सा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में हो, और जब बदलाव होगा, और जो बहुत तेजी से पार्टी चल रही है पिछले 12-13 साल से, उसमें एक ब्रेक लगा जाए, उसकी स्पीड को सामान्य किया जाए। अगर हमें प्राकृतिक तरीके से रहना है, ग्रोथ करनी है, तो हमें ब्रेक लगाना ही होगा। अगर हम लगातार दौड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा, बड़ा डैमेज होगा। तो उस डैमेज को रोकने के लिए अब थोड़ा विश्राम लेना जरूरी है, थोड़ा ब्रेक लगाना जरूरी है। तो वो ब्रेक लगता हुआ अगले 10 से 15 दिन में आपको दिखाई देगा, मैंने बोला था। अब वो आपको कोशिश तो ये है कि बिहार चुनाव से पहले ही हो जाए। अगर किसी कारण से बिहार चुनाव से पहले नहीं होता है, तो बिहार चुनाव के दौरान होगा, बिहार चुनाव के बाद में होगा। अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी शुरुआत कल 11 बजे गुजरात से हो रही है। वो चीजें आपको अलग अलग प्रदेशों में बहुत जल्दी दिखाई देंगी। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। और लेकिन संघ भी अपने अंदरूनी चीजों से परेशान है। शताब्दी वर्ष मना रहा है, अखिलेश यादव ने कहा कि तो समाप्ति वर्ष मना लीजिए। समलैंगिकता का मुद्दा जिस तरह से सामने आया है, एक इंजीनियर के सुसाइड करने के बाद जिस तरह संघ के लोगों के समलैंगिकता के मुद्दे को हवा मिली है, कर्नाटक सरकार अब संघ के कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। इस तरह की चीजें इस शताब्दी व 100 वर्ष पूरे होने पर सामने आई। समलैंगिकता का बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, संघ पर कई बार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार तूल दिया है कांग्रेस में, पवन खेड़ा ने धज्जियां उड़ा दी। तो संघ अब या खुद को देखे कि मोदी जी को बचाए, खुद को बचाए, पूरे कहानी में क्या लगता है संघ भी उलझ गया है? नहीं, देखिए संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ भी कहीं ना कहीं दूषित हुआ है। और जब इस तरह के आप कीचड़ में रहते हैं तो कीचड़ के छींटे आपके ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। संघ पिछले 10 साल से, संघ के कार्यकर्ता, संघ के कुछ लोग
करप्ट हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कभी संघ में होता नहीं था वो सारी प्रक्रियाएं पिछले 10 साल में दिखी हैं। जो संघ का नैतिकता चीजें मानी जाती थी, जो संघ में एक साधारण तरीके से सारी चीजें होती थी, उनमें बड़ा बदलाव आया है। अब संघ के चाहे प्रचारक हों चाहे संघ के कार्यकर्ता हों, जो स्लीपर क्लास में चलते थे वो सब एसी क्लास में चल रहे हैं, जो एसी में चलते थे वो हवाई जहाज में चल रहे हैं, जो धर्मशाला में रुकते थे वो 5 स्टार में रुक रहे हैं, जो घरों में रुकते थे वो 3 स्टार में रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइकिल पे चलते थे वो मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पे चलते थे वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। तो ये जो बदलाव संघ में आया है, तो जब आपके अंदर चीजें बदलेंगी तो साथ साथ बुराइयां भी लेके आएंगी। वो बुराई पहले अगर छोटे तौर पे कहीं थी, छोटी मोटी होती थी, दिखती नहीं थी। अब आप बड़े संगठन हो गए हैं, चमकदार संगठन है, तो छोटी भी बुराई तत्काल बाहर आ जाती है। तो इस तरह की बुराई संघ में बहुत सारी आ गई है। एक बुराई की बात नहीं है यहाँ पे, कई सारी चीजें संघ में भी आपको देखने को मिलेंगी। संघ के भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्वत ले रहे हैं, जिनके ऊपर लगातार उल्टे सीधे आरोप लग रहे हैं। उसी तरह का समलैंगिकता का आरोप आप लगा है, निराधार नहीं है। इसकी हम तो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, और कोई केंद्रीय बड़ी एजेंसी अगर जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी स्थानीय अगर पुलिस प्रशासन या कोई भी अगर इसकी जांच करता है तो उस लेवल तक मुझे नहीं लगता पहुंच पाएगा, क्योंकि संघ भी बड़ा संगठन है और वो जांच कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। इसलिए कोई बड़ी एजेंसी जांच इसकी करे, लेकिन बात फिर वही रुक जाती है आके, जांच एजेंसियों की चाबी और जांच एजेंसियों का जो रिमोट है तोता मैना का और उनका गिद्ध का, तो वो किसके पास है? तो क्या ऐसे में वो जांच कर पाएंगी? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। अभी जब तक कुछ बदलाव नहीं आता है ये चीजें इसी प्रकार से चलती रहेंगी। और जब आप सत्ता में आते हैं, जब सत्ता का नशा आपके ऊपर हावी होता है, तो इस तरह की बुराइयां, इस तरह की गलतियां आप करते हैं जब तक आप सत्ता के मद में रहते हैं। जी। अच्छा मलिक साहब, क्या लगता है कि बिहार का जब चुनाव खत्म हो जाएगा, नतीजा जो भी है उस पर हम नहीं जाते, उसके बाद में क्या ये बात होगी कि भैया अब तो भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुला लो, एक बार तो बता दो कि सांसदों के दिल में क्या है? सांसदों के दिल में मोदी हैं या गडकरी हैं या योगी हैं या अमित शाह हैं? ये सांसदों से पूछ तो लो। भाजपा की संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई, सीधे मोदी जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और प्रधानमंत्री बन गए। अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया। क्या लगता है आपको कि ये डिमांड उठेगी कभी कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की भी बैठक हो, चर्चा हो, विचार हो, विमर्श हो? संजय जी, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग तब होगी जब नए अध्यक्ष बनेंगे, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, वो संसदीय दल की मीटिंग लेंगे, उस मीटिंग में प्रस्ताव पास होंगे, और कई ऐसे प्रस्ताव पास होंगे जिनमें तत्काल कई लोग जो है हवा में उड़ जाएंगे। और हवा में उड़ने वालों की सूची तो आप जानते ही हैं, नहीं, जिनका हम नहीं नाम जानते, संघ ने हम नहीं जानते, आप जिनका बताइए। हम नहीं जिनका जानते। नाम संघ ने आगे किया है, जिनका नाम संघ ने आगे किया है, वो इस्तीफा लेने के तौर पे ही जाने जाते हैं। इसीलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनके रोड़े। संजय नाम ही इतना अच्छा है ना। देखिए, संजय जोशी जी के नाम पे इसीलिए संघ ने सिर्फ और सिर्फ संजय जोशी लिख दिया है। उन्हीं को पता है अगर किसी का इस्तीफा लेना होगा तो वही ले सकते हैं। अगर और कोई दूसरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो इस्तीफा मांग ले, क्योंकि आप जानते हैं एक समय में अडवाणी सबसे जो है ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी के होते थे, और जब हर एक आदमी की हिम्मत उनके सामने जाने की नहीं होती थी, उस दौरान इस्तीफा मांगने वाले व्यक्ति का नाम संजय जोशी था। तो संजय जोशी जो है वो टेस्टेड व्यक्ति है इस मामले में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए उनको मोर्चे पे लगाया जा रहा है। नहीं तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर संजय जोशी नहीं तो कौन, और कोई और है तो आप बना दीजिए, कौन रोक रहा है आपको, बताइए। भाई, जब आप गुजरात में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर ले रहे हैं, आप अपनी सीटें फाइनल कर ले रहे हैं बिहार में, आप केंद्र में जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं, आप जहां जो चाहते हैं वो कर लेते, तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से कौन रोक रहा है? संघ की तो कोई हैसियत है नहीं, तो आप बना लीजिए अपना, क्यों संघ से पूछ रहे हैं? तो आप इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं कि आपकी हैसियत बनाने की बची नहीं है अब, इसलिए संघ ने कई सारी चीजें अपने हाथ में ले ली हैं, इसीलिए रोड़ा अटका हुआ है। अब तो आप सिर्फ रोड़ा अटकाए हुए हो, कभी बोलने लगते हो बिहार का चुनाव हो जाए, बिहार का चुनाव होते फिर आप बोलेंगे बंगाल का चुनाव आ गया, फिर आप बोलेंगे असम का आ गया, फिर यूपी का आ जाए, चुनाव तो आते रहेंगे।
तो बिहार के चुनाव से पहले ही हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। तो इसलिए संघ ने भी अब कमर कस ली है और संघ ने भी कह दिया है, करो या मरो का नारा उन्होंने भी चला दिया है। और संजय जोशी जी तैयार हैं, उन्होंने भी कमर कस ली है, बेल्ट टाइट है उनकी भी। जी। मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है कि नाम में संजय है, बस मैं तो इसी प्रसन्न रहता हूँ। एक साहब का फोन आया, आपके नाम राशि है, आपको तो इसलिए खुशी है। एक जना ने कहा मुझसे, एक मित्र का फोन आया जब संजय जोशी का एपिसोड हुआ, तो बोले संजय नाम में कुछ खुराफात है। मैंने कहा क्यों, मुझे ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें कर रहे हो? बोले देखो, महाभारत की जो शुरुआत होती है वो यही होती है, संजय अवाच, संजय ने कहा, पर लाइन से उन्होंने नाम गिनाया। बोले कोई भी ढंग का आदमी नहीं है। मैंने कहा मतलब क्या, मैं ढंग का आदमी नहीं हूँ? बोला नहीं देखो तुम, बोले कि देखो संजय, महाभारत की शुरुआत संजय अवाच, बोले संजय गांधी, संजय दत्त, संजय सिंह, संजय जोशी। मैं कहा मेरा नाम मत लेना, मैं कहा मेरा नाम मत लेना। अब मीडिया के खुरापाती पत्रकार संजय मिश्रा, मैंने संजय शर्मा, मैं कहा इसमें जोड़ना। मलिक साहब, हाँ। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, कहा जाता है कि आदमी का जो बुढ़ापा होता है उसको शांति से कटना चाहिए। मतलब वो जीवन के किसी भी दौर में संघर्ष कर लेता है, लेकिन बुढ़ापे में संघर्ष करने की स्थिति बचती नहीं है, शरीर कमजोर हो चुका होता है। ऐसे में अगर संजय जोशी का नाम आगे बढ़ रहा है, तो ये मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए परेशानी है, और मोदी जी के लिए तो खासतौर से 75 साल पूरे हो गए। अब वानप्रस्थ आश्रम वाली उम्र आ गई उनकी, वानप्रस्थ जीवन में जाने वाली। ऐसे मौके पर यह परेशानी कितना कष्ट देगी, कितना परेशानी देगी। संजय जोशी जो सबसे बड़े दुश्मन थे, नाम ही अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम चलना ही कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं, ये नाम चलना ही कि क्या पीड़ाजनक बात नहीं है? ये पीड़ाजनक होने के साथ साथ छाती पर सांप लौटने जैसा है कि जब जब संजय जोशी का नाम कहीं अखबार में पढ़े, टीवी पे देखे, हमारी आपकी डिबेट तो खैर वो देखते नहीं है, वो तो आज तक और बाकी जो दूसरे अच्छे चैनल हैं वो देखते हैं, लेकिन जब जब संजय एक सेकंड मलिक साहब, मेरे को बहुत अच्छी तरह से बड़े भरोसेमंद आदमी ने, बड़े विश्वस्त आदमी ने बताया है कि गृह मंत्रालय या पीएमओ हो, डिबेट आपकी मेरी देखी जाती है। उन्हें पता है नहीं कि तो संजय जोशी का मोदी मीडिया वाले तो वही बोलेंगे जो हम लिख के भेजेंगे। यही लोग हैं जो हम जैसे लोग हैं जो काबू में नहीं आते हैं इनके। तो संजय जोशी का नाम तो लगातार हम ही ले रहे हैं, उधर तो नाम आ नहीं रहा संजय जोशी का, वहां तो धर्मेंद्र प्रधान का, भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है। वो तो लगातार पिछले 2 साल से जो है 3 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और एक और है, क्या नाम उनका, 3 लोगों का नाम चला रहे हैं वो तो, उनके पास तो चौथा नाम है ही नहीं। और हमारे पास तो नंबर 1 पे संजय जोशी और दूसरे नंबर पे कभी कभी हम शिवराज चौहान या वसुंधरा लेते थे, और अब दोनों ने हाथ जोड़ कर नमस्ते कर दिया, उन्होंने तो साफ मना कर दिया, वो भी हमने विस्तार से आपको एक दिन बताया था। तो आरएसएस ने तो सिर्फ और सिर्फ संजय जोशी का नाम लिखा हुआ है। तो जब जब संजय जोशी का नाम चलता है, जब जब संजय जोशी का नाम आता है, तो इनकी छाती पे सांप लौट जाता है। अभी आजकल एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ऑल इंडिया रेडियो पे, जब हम कार में चलते हैं तो ऐड आता है कि एक बच्ची की आवाज आती है, बच्ची कहती है मुझे पीछे से आवाज आ रही है, डर रही है, तो एकदम से आता है कि ये लक्षण दिमागी तौर पे परेशानी के लक्षण हो सकते हैं, इनका तत्काल इलाज कराएं और नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचे। ये ऐड चल रहा है और इसको दिल्ली सरकार और भारत सरकार चला रही है, सोचिए। तो इसी तरह से कई लोगों के सपने में रात को संजय जोशी आ जाते हैं और वो नींद में उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं किधर है, किधर है, किधर है। तो ये हाल हो गया है अभी। तो इसलिए जो है संजय जोशी की टीआरपी अभी हाई है। और संजय भाई, जब मैं निकलता हूं कहीं प्रेस क्लब में या बाकी जगह में भी, कई लोग मुझे ये कहते हैं कि मलिक साहब आपके अलावा कोई नहीं चला रहा है। मैंने कहा जब हमने चला दिया तो फिर कोई बाकी लोग कैसे चलाएंगे? वो तो अगर हम बंद करें तो बाकी लोग चलाएं। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। एक आखिरी सवाल, योगी जी पहुंचे बिहार में और शुरू हो गए बुर्का बुर्का बुर्का। बिहार में ये मुसलमान बुर्का तुम्हारे मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, बुर्का, ये सब चलेगा क्या? संजय जी, मैंने कल ही ट्वीट कर दिया था, अगर आप देखेंगे, मैंने कहा वहां पे ना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना मोदी जी का चेहरा चल रहा है, ना विकास दुबे चल रहा है वहां पे। विकास को विकास बोलते हैं ना, हमने पिछली बार भी आपके चैनल पे जिक्र किया था, किसी पत्रकार ने पूछा कि आपके यहाँ विकास आया है क्या, तो वो डर गया आदमी जिसका इंटरव्यू ले रहा था, उसने सोचा विकास दुबे पूछ रहे हैं, ये कानपुर वाला। बोला नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं आया, और आया होगा तो हम बाहर होंगे तब आया होगा।
तो इसलिए वहां विकास भी नहीं आया। तो वहां तो ये चीजें बन ही नहीं सकती हिंदू मुस्लिम वाली। बिहार में इनके तमाम जो शाम दाम दंड भेद वाले फॉर्मूले हैं और जो इनका हिंदू मुस्लिम वाला चैप्टर है, ये बिहार जैसे राज्यों में नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में जरूर चलेगा, जिसकी शुरुआत थोड़ी थोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। चाहे आप उसको संभल के रूप में देखें, चाहे अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे जो कैराना के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के पहले पूर्व सांसद, और इकरा हसन। वहां पे एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और इकरा हसन को आतंकवादी, मुल्ली और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजें बोली गई है। वहां पे एफआईआर और इस तरह की चीजें शुरू हो गई। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन बिहार में दूर दूर तक इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोगों का, बिहार में लोगों का माइंड सेट हो चुका है, उनको सिर्फ तेजस्वी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी के अलावा वहां पे मुझे कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। और तेजस्वी में कोई खास घुंघरू लटके हुए हैं इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं। तेजस्वी की जो लालू यादव की जो परछाई है वो तेजस्वी यादव है, इसलिए लालू की परछाई को देखते हुए लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो अभी कोई करिश्मा दिखाया नहीं है, लेकिन लालू यादव ने जो करिश्मा बिहार को दिखाया है, बिहार के लोगों को जो सम्मान लालू यादव ने दिलाया है, बिहार के व्यक्ति उसको नहीं भूल पा रहे हैं। तो इसलिए जो है वहां पे तेजस्वी यादव आज भी नंबर 1 पे है थोड़े। और वहां पे कोई इस तरह का नेता, एक छत्र नेता इसके अलावा कोई दिखता नहीं है कि जिसके पीछे आप बड़ी भीड़ की बात करें। छोटे छोटे पॉकेट वाले नेता आपको बहुत मिल जाएंगे। कुछ पॉकेट में पासवान, चिराग पासवान मजबूत होंगे, कुछ पॉकेट में आपको जीतन राम मांझी दिख जाएंगे, किसी पॉकेट में दूसरे लोग दिख जाएंगे आपको। कहीं जो इनके सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार के महागठबंधन के जो है वो वीआईपी वाले, वो किसी पॉकेट में मजबूत दिख जाएंगे। लेकिन पूरे बिहार पे एक छत्र राज करने वाला लालू यादव और उसका बेटा तेजस्वी यादव के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। या फिर नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार तो खुद ही छतरी लेके पीछे खड़े हो गए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव के। तो फिर बचा क्या, बताइए। बिल्कुल ठीक बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया केपी साहब, आपने इतनी बातचीत करी, समय दिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।